नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी जोधपुर से HPS एजुटेक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं समझता हूं आप खुश होंगे। चैनल पर लगातार आ रहे वीडियो को देखकर आपको मज़ा आ रहा होगा। और साथियों, अगर कोई गलती हो रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें या फिर कमेंट करें कहाँ पर आपको कमी दिखाई दे रही है। और साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें ताकि आपका ये भाई इस प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो सके, इसका मनोबल बढ़ सके। साथियों, कम टू द पॉइंट, हमने कल इतिहास का प्रथम चैप्टर लिया था जिसमें इतिहास की रूपरेखा का भाग फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री हुई थी। साथियों, 3 सब्जेक्ट साथ साथ में चला रहे हैं। एक साथ में क्लासें अपलोड नहीं हो पाने के कारण लगातार आपको 1 या 2 क्लास ही मिल पाएगी, ज़्यादा नहीं मिल पा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको पर डे 2 क्लास मिलती रहे। आप निश्चित होकर पढ़िएगा। और दोस्तों, हो सकता है नए नए इस चैनल पर होने के कारण आपको लगता होगा, परख करने की कोशिश होगी, विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन साथियों आप निश्चित रहे, मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहा हूं और आपके विश्वास पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। कोई भी इंसान 100% नहीं होता। दोस्तों, मैं मेरी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और आगे आप बढ़ाने का प्रयास करें। आप नोट्स बनाएं, अच्छी तरीके से पढ़ें। आप उस तरह परख मत कीजिएगा दोस्तों कि नई नई लड़की की सगाई करते हैं और वो लड़की के जो पीहर वाले होते हैं सामने वाले उस लड़के की परख करने की कोशिश करते हैं। उस तरह आप परख मत कीजिए। आप विश्वास बनाकर रखिए। प्योर आपसे पूरा प्रयास करूंगा खरा उतरने की। लगातार मुद्दे पर आते हैं। कल हमने एंशिएंट हिस्ट्री की हमने बातचीत कर ली थी। आज बातचीत करूंगा दोस्तों मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत की दोस्तों, एक बात मैं बताना भूल गया, आप जो है ज्यादा से ज्यादा NCERT कक्षा 6 से लेकर 12 तक की किताबें ज्यादा पढ़िएगा। और यह जो बनने वाला वीडियो है कक्षा 6 से लेकर जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सब में आपके लिए फायदेमंद होगा। मध्यकालीन भारत की बात कर रहा हूं। कल हमने बात की थी साथियों 606 से 647 जो हर्षवर्धन का काल था, और उसके बाद 712 तक मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। उस समय एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाती है। मध्यकालीन भारत जो है वो दोस्तों 8वीं शताब्दी, यानी देखो आपको और बता दूं मैं, एक शताब्दी का मतलब होता है दोस्तों, हालांकि 100 वर्षों का समूह होता है, लेकिन साथियों शताब्दी जो सन चल रहा है उससे आगे वाली होती है। जैसे अब 2020 चल रहा है दोस्तों, सॉरी 21 चल रहा है, सॉरी, तो यह जो आगे जो 20 है दोस्तों 2021, तो ये 20 है, इससे आगे वाली शताब्दी होती है। यानी वर्तमान में 21वीं सेंचुरी चल रही है। और एक बात दोस्तों आपको करंट जीके में बता रहा हूं, आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक, आज का भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों 712 जो था, तो 7 का मतलब 8वीं शताब्दी चल रही थी। 8वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, सामान्य रूप में 18वीं शताब्दी तक का जो काल है वो मध्यकालीन भारत का काल कहलाता है। अब दोस्तों मध्यकाल को भी अपन जो है 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला जो है दोस्तों वो प्रारंभिक मध्यकाल। प्रारंभिक मध्यकाल, प्रारंभिक मध्यकाल साथियों, इसकी बात करेंगे अपन। तो यह जो है यह साथियों 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक का काल माना जाता है। 13वीं शताब्दी यानी कि 712 से लेकर के 1206, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उस समय तक की अपन बात इसमें करेंगे। दूसरा है दोस्तों उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल जिसमें उत्तर मध्यकाल में अपन बात करेंगे
13वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी यानी 1206 से लेकर के 1707 तक जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुख्य रूप से उस समय तक की बात अपन करेंगे। कंसेप्ट क्लियर? आइएगा, हम बात कर रहे हैं दोस्तों सबसे पहले प्रारंभिक मध्यकाल। मैं बिठा रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को रोक करके नोट्स बनाइएगा साथियों। एक एक सब लाइन में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आइए हम प्रारंभिक मध्यकाल की बात करें, 8वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के मध्य। यहां पर क्या होता है, इस समय भारत 3 भागों में विभाजित हो रखा था साथियों। कैसे? उत्तर भारत में उत्तर भारत, दक्षिणी भारत और मध्यवर्ती जो दक्कन वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र दक्कन क्षेत्र। देखिए मैं बात कर रहा हूं 712 से लेकर 1206 यानी 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में। तो इस समय उत्तरी भारत में किन किन वंशों ने शासन किया वो ध्यान रखेगा। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आता है पाल वंश, जिसमें आपको पता है गोपाल ने स्थापना की थी। धर्मपाल जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो स्थापित किया, पाल वंश। फिर उसके बाद में सैन वंश, बंगाल बिहार की बात हो रही है दोस्तों, ये उस समय पाल वंश, सैन वंश, प्रतिहार वंश। आपको पता है दोस्तों प्रतिहार, ये गुर्जर प्रतिहार अपन जो पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर मंडोर पर भी प्रतिहारों का अधिकार रहा था, गुर्जर प्रतिहार जो जिसे अपन कहते हैं। फिर कन्नौज जिसे कान्य कुब्ज के नाम से जानते थे, उसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ पाल वंश, प्रतिहार और दक्षिण के राष्ट्रकूट वंशों के बीच में, आपको पता ही है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, पाल वंश, सैन वंश, प्रतिहार वंश और राजपूत वंश। राजपूतों में दोस्तों मुख्य रूप से चौहान, गुहिल, ये कई अन्य राजपूत वंशों ने भी उत्तरी भारत में शासन किया है। उस समय दिल्ली सल्तनत जो दिल्ली जो थी उस पर साथियों, दिल्ली जो राजधानी थी पहले उसको बनाई हुई थी, तो दिल्ली पर दोस्तों राजपूतों में चौहानों का शासन चल रहा था। ठीक, इन 4 वंशों ने दोस्तों शासन किया। और आपको पता होगा हम 13वीं शताब्दी यानी 1206 की बात करें तो 1206 के लगभग दिल्ली पर राजपूतों में चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय उनका शासन था। और उसके समय में गजनी के शासक मोहम्मद गोरी के साथ 2 फेमस युद्ध होते हैं, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का दूसरा युद्ध 1192, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। और दोस्तों दिल्ली सल्तनत के लिए यह एक निर्णायक युद्ध निर्णायक युद्ध के रूप में इसको गिना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। तो उत्तरी भारत में ये 4 वंश प्रमुख रहे थे। दक्षिणी भारत में मैं उस समय की बात करूं दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, चेर, चोल, पांड्य और पल्लव वंश, इन वंशों ने दोस्तों ज्यादा शासन किया था। चेर, चोल, पांड्य और पल्लव, जिनमें 3 दोस्तों संगम काल के समय भी थे, आपको पता है। इन वंशों का शासन दक्षिणी भारत में रहा था। किस समय? इस काल अवधि में, यानी 8वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच की बात में कर रहा हूं। फिर अपन दक्कन क्षेत्र की बात करें साथियों, तो दक्कन क्षेत्र में इस समय 2 वंश मुख्य रूप से शासन कर रहे थे, जिसमें दक्कन क्षेत्र की बात कर रहा हूं साथियों। दक्कन क्षेत्र इस समय जो है दक्कन क्षेत्र में 2 वंश शासन कर रहे थे। पहला वंश था दोस्तों राष्ट्रकूट वंश उस समय था। दूसरा वंश था चालुक्य। कौन से वंश? चालुक्य वंश उस समय शासन कर रहे थे। यह बात कर रहा हूं पूर्व मध्यकाल की दोस्तों, 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में। तो इन शासकों का अध्ययन हमें एक एक चैप्टर में करना है। यह हमारी बात होती है पूर्व मध्यकाल की। हम आगे बात करेंगे दोस्तों उत्तर मध्यकाल। आइएगा, उत्तर मध्यकाल जिसमें 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। सवाल पूछ लिया जाता है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 में। मोहम्मद गोरी के एक सेनापति था दोस्तों, गुलाम था,
जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई 1206 से लेकर के। यह दो भागों में बंटा हुआ था दोस्तों। अब देखिएगा, हम उत्तर मध्य काल की बात करें ना, तो उसको भी अपन 3 भागों में पढ़ेंगे समझने के लिए। उत्तर मध्य काल, पहले तो देखिएगा उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल यह होता है 1206 से लेकर के 1707 तक। समझिएगा इस चीज को। इसमें दोस्तों उत्तरी भारत, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आवाज पर ज्यादा ध्यान दें। उत्तरी भारत, मध्यवर्ती भारत जिसमें दक्कन क्षेत्र, मध्यवर्ती दक्कन वाला एरिया, और तीसरा दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत की मैं बात करूं साथियों, तो उस समय मुख्य रूप से 2 वंश मिलते हैं, 2 भाग मिलते हैं, सॉरी, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। मुगल वंश, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, अभी आपको समझाएंगे, फिर चैप्टर वाइज चैप्टर पर अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526, और यह जो है मुगल वंश 1526 से लेकर के मुख्य रूप से औरंगजेब तक 1707 में था। बाकी समाप्ति 1856 में होती है, लेकिन 1707 तक है दोस्तों, मुख्य रूप से अपन यही पढ़ते हैं। आगे यूरोपियंस का आगमन हो जाता है, आधुनिक भारत की नींव पड़ जाती है। तो यह 2 अपने को पढ़ना है उत्तरी भारत में। फिर अपन दोस्तों बात करेंगे मध्यवर्ती भारत, जिसे अपन दक्कन क्षेत्र कहते हैं। उसमें इस शासन अवधि में 3 साम्राज्यों को पढ़ना है। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य, जिसे अपन हरियर और बुक्का, 1336 में यह साम्राज्य हरियर और बुक्का ने स्थापित किया था। हम्पी साम्राज्य अपन जो पढ़ते हैं। दूसरा दोस्तों बहमन शाह द्वारा स्थापित जो 1347 के लगभग बहमनी साम्राज्य है, वो पढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य 1347 के लगभग बहमन शाह ने स्थापित किया था, वो। तीसरा है अपन पढ़ते हैं मराठा साम्राज्य। आपको पता ही है, मुगल वंश के समय शिवाजी ने औरंगजेब के बीच में कई छापामार युद्ध पद्धति चलाई थी। तो मराठा साम्राज्य, यह 3 साम्राज्य अपन दक्कन मध्यवर्ती क्षेत्र में पढ़ते हैं। मैं बात करूं दक्कन मध्यवर्ती की थी, तो कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा इलाका, यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। फिर दोस्तों हम बात करेंगे दक्षिणी भारत की। तो इस शासन अवधि में दक्षिणी भारत में केवल 2 ही वंश मुख्य रूप से बचे थे, जिसमें एक तो दक्षिणी भारत की बात कर रहा हूं। दक्षिणी भारत की कौन सी अवधि में? उत्तर मध्य काल में। दोस्तों देखो, आप शब्द पर ध्यान रखना, एक होता है पूर्व और एक होता है उत्तर, दोनों में फर्क है कुछ। एक और देखा जाए तो यह दोनों दिशा है, दूसरी ओर देखा जाए तो ये हिंदी के विपरीतार्थी शब्द है, विलोम शब्द साथियों। पूर्व का मतलब होता है पहले, उत्तर का मतलब होता है बाद में। जैसे मैं आपको समझाऊं, संधि या समास करते हैं तो उसमें 2 पद होते हैं, जिसे अपन पहले वाले को कहते हैं पूर्व पद, बाद वाले को कहते हैं उत्तर पद या पर पद। तो पूर्व का विलोम होता है उत्तर। पूर्व का मतलब आधे से पहले वाला, उत्तर का मतलब आधे से बाद वाला। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक शताब्दी में पूर्व शताब्दी यानी 1950 से पहले और 1950 के बाद को उत्तर की बात करेंगे, तो इस शब्द को भी समझना है। तो अपन उत्तर मध्य काल की बात कर रहे हैं, यानी 1206 से 1707, जिसमें दक्षिणी भारत में एक वंश बना था पांड्य वंश। पांड्य वंश। दूसरा वंश इस समय आता है दोस्तों होयसल वंश। होयसल वंश। आप निश्चित रहे, एक एक वंश पर, एक एक चैप्टर पर हम दोस्तों शुरुआत करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। निश्चित रहे आप, ये हिस्ट्री की दूसरी क्लास आपके सामने आ रही है। आज अपन पूरी रूपरेखा प्रस्तुत कर देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हमें कहां पर क्या पढ़ना है। ठीक, आइएगा हम बात कर रहे हैं, यह तो हो गया हमारा दक्षिणी भारत। अब अपने को मध्य काल में क्या क्या पढ़ना है वो आपको समझ में आ गया। यह होता है हमारा मध्य काल। समझ में आ गई बात आपको। अब दोस्तों सुनिएगा, लगे हाथों मैं आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में भी मुख्य रूप से चर्चा करूंगा आपके सामने। दिल्ली सल्तनत,
1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलती है, जिसमें 1526 तक, जिसमें 5 वंश मुख्य रूप से शासन करते हैं। और इन्हीं 5 वंशों के बारे में आपको जिक्र करना होगा। मैं एक एक दोस्तों आपको बता रहा हूं कौन सा वंश था। देखिए, सबसे पहले आता है साथियों गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसकी स्थापना 1206 में हुई थी और 1290 तक चलता है। केकूबाद अंतिम शासक होता है। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, लाखों में दान करने वाला, जिसका मतलब होता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ के संस्कृत पाठशाला को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की यादगार में दोस्तों कुतुब मीनार की नींव डाली, जिसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। आगे जाकर कई काम किए। उनकी मृत्यु चौगान की खेल खेलते हुए, जिसे पोलो कहते हैं, घोड़े से गिरकर हो गई थी। नो टेंशन है, एक एक बात करेंगे अपन। तो 1290 तक चलता है गुलाम वंश। इसी में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश की एक बेटी होती है रजिया, जिसका दोस्तों 1236 में शासन स्थापित होता है। आपको पता है हिंदुस्तान की पहली महिला शासक होती है रजिया सुल्तान। एक एक चैप्टर पर आपकी बात करेंगे। तो 1290 तक चलता है गुलाम वंश। दूसरा वंश है दोस्तों खिलजी वंश। खिलजी वंश जिसकी स्थापना 1290 में स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ये वही जलालुद्दीन खिलजी है साथियों। कौन सा? जब जाता है हमारे रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए, रणबीर देव चौहान वहां पर होता है, दुर्ग जीत नहीं पाता है, तो अंत में जब वो कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे होते, तो कहते हैं कि इस किले के बराबर तो मैं एक मूछ के बाल के बराबर नहीं मानता। वो यही जलालुद्दीन खिलजी है, जो इसके चाचा जी थे अलाउद्दीन खिलजी के। ध्यान रखना, यह खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर 1320 तक चलता है। फिर खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ये आते दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने कई ढंग के काम किए, तो कई ऐसे काम घिनौने भी किए, जिसके कारण हमारे राजस्थान में कई शाकों का सामना करना पड़ा। इसी के शासनकाल में रानी पद्मिनी ने जोर किया था 363 महिलाओं के साथ में। आपको पता है बात सन 1303 की है, चित्तौड़गढ़ में रावल रतन सिंह के समय, याद रखिएगा। अब दोस्तों हम एक एक बात करेंगे। आगे बात कर रहे हैं तीसरा वंश जो आता है, वो आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, 1320 में शुरुआत होती है, 1414 तक चलता है। इसमें इसकी स्थापना की थी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, गलत बोल दिया, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, मैं खुद अन्य सब्जेक्ट्स के साथ में तैयारी करता रहता हूँ सारे दिन। तो दोस्तों बाई चांस कोई अगर शब्द गलत निकल जाए, मैं आपको सूचित कर दूंगा, आप चिंता ना करें। मैं खुद 2 बार वीडियो को चेकअप करके ही आपके सामने पेश करता हूं। जहां पर आपको कोई फॉल्ट दिखाई दे तो आप कमेंट कर दें, मैं खुद आपको सूचित कर दूंगा। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है। फिर दोस्तों चौथा वंश हमारे सामने आता है सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी दोस्तों 1414 से। खिज्र खान ने स्थापना की 1414 से लेकर के यह वंश 1451 तक चलता है। और अंतिम वंश आता है दोस्तों लोधी वंश। लोधी वंश जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। और यह दोस्तों 1451 से लेकर के 1526 इब्राहिम लोधी तक चलता है। और इब्राहिम लोधी के शासनकाल में आपको पता ही है, अप्रैल 1526 में बाबर मुगल वंशी शासक आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है। और दोस्तों भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम आगे बात करेंगे मुगल काल के बारे में। अगर दोस्तों आपको थोड़ा स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप YouTube पर आपको ये फीचर्स अवेलेबल है, आप स्पीड को धीरे में करके पढ़िएगा, क्योंकि मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश
करता हूं। हम बात करेंगे मुगल काल। मुगल काल जो है मुख्य रूप से अपन मुगल साम्राज्य जो है अपन मुख्य रूप से 1526 से लेकर 1707 तक पढ़ेंगे। आगे जो है छिन्न भिन्न शासन व्यवस्था हो जाती है, अयोग्य शासकों का आगमन होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें 7 शासक जो मुख्य है, बाबर 1526 से लेकर 30 तक जो है इनका शासनकाल चलता है। उसके बाद में हुमायूं जो है दोस्तों, उनका शासनकाल जो है हालांकि 2 काल में विभाजित हो जाता है, वो अपन जब स्पेसिफिक टॉपिक करेंगे उस समय करेंगे। लेकिन यहाँ पर 1530 से लेकर के 1556 तक हुमायूं का शासनकाल चलता है। फिर आ जाते हैं हमारे इसके सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 तक चलता है। और दोस्तों चौथे हमारे जाते हैं जहांगीर जहांगीर का साम्राज्य चित्रकला का स्वर्णकाल था। ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं, वो 1605 से लेकर के 1627 तक चलता है। फिर दोस्तों पांचवें नंबर आते शाहजहां स्थापत्य कला का जो स्वर्णकाल, ये आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, सबसे बड़ी जामा मस्जिद। यह ध्यान रखना, लाल किला 2 है दोस्तों, आगरा का लाल किला अकबर का है, दिल्ली का लाल किला हमारे शाहजहां का है। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी दिल्ली वाली शाहजहां का ही है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल इसी का कहलाता है। 1627 से लेकर के 1658 तक शासन करते हैं। और दोस्तों इन्हीं के सुपुत्र जो होते हैं औरंगजेब, कट्टर शासक जो थे औरंगजेब, वो 1658 से लेकर के 1707 तक शासन स्थापित करते हैं। तो ये जो है हमें मुगल साम्राज्य मुख्य रूप से अपने को पढ़ना है, इसकी कौन सी विशेषताएं वगैरह रही थी। ठीक, हम यह हुआ हमारा दोस्तों मध्यकाल मुख्य रूप से। अब अपन बात करेंगे आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत में दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आधुनिक भारत जो है ये अपन 1707 के बाद से लेकर आज वर्तमान तक बात करेंगे। वर्तमान तक यानी 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक आप मुख्य रूप से सुनिएगा। इस समय दोस्तों मुख्य रूप से विदेशी शक्तियों का आगमन होता है, जिसमें यूरोपियन कंपनियां हमारे यहां पर आती है, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, ये जो हमारे अंग्रेज, ये सब हमारे भारत पर आते हैं, आगमन होता है। दूसरी बात, उनके द्वारा स्थापित भू राजस्व नीतियां, शासन पद्धतियां चलाई जाती है, उनका अपन अध्ययन करेंगे। तीसरी बात, 1857 की जो क्रांति होती है उसकी बात करेंगे। फिर हम जो है कांग्रेस का जन्म होता है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो भावनाएं पनपती है उसके बारे में बात करेंगे। प्रमुख समाज सुधार जो आंदोलन होते हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, प्रमुख समाज सुधारक जितने भी है उनके बारे में अपन बात करेंगे। प्रमुख विद्रोह होते हैं, जिसमें दोस्तों संथाल विद्रोह, ये आदिवासी विद्रोह, ये जो हमारे मोपला विद्रोह, मालाबार के तट पर जो होते हैं, प्रमुख विद्रोह जितने, पाबना विद्रोह, जितने भी विद्रोह हुए हम सभी के बारे में बातचीत करेंगे। फिर साथियों भारत को आजाद करवाने के लिए जितने भी आंदोलन हुए गांधी जी के नेतृत्व में, उन सभी की अपन बात करेंगे। ये आधुनिक भारत में अपन पढ़ते हैं। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए, प्रमुख वाइसराय, गवर्नर, उनके शासनकाल में किए गए कार्य, उन सभी के बारे में अपन आधुनिक भारत में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से दोस्तों, ये हमारी इतिहास की दूसरी क्लास थी और इसमें हमने संपूर्ण इतिहास का फ्रेमवर्क आपने सामने रखा है, एक एक कालक्रम के साथ में। अब अपन शुरुआत करेंगे आगे, एक एक चैप्टर पर विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। अब दोस्तों मेरी हर क्लास के बाद में आपको जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं। मैं आपको इसी चैप्टर जो आज अध्ययन कराया उसी चैप्टर से आपको बताता हूं प्रमुख क्वेश्चन। 10 सवाल बताएंगे जो हर एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। सवाल नंबर 1 दोस्तों ध्यान रखें, 2.5 दिन का झोंपड़ा कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में, कुतुब मीनार दिल्ली में, इन तीनों का संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। सवाल नंबर 2 दोस्तों 40 सदस्यों का एक दल बनाया था जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना गया, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने बनवाया था।
सवाल नंबर 3, लो और रक्त की नीति अपनाने वाले सुल्तान गुलाम वंश के थे बलबन, जिसने सिजदा और पेबोस की प्रथा को शुरुआत की थी। झुककर बैठने की और प्रणाम करने की प्रथा को सिजदा पेबोस कहते हैं, याद रखिएगा साथियों। दीवान ए अर्ज के नाम से, जिसे सैन्य विभाग कहते हैं, इसकी स्थापना भी बलबन ने ही की थी। सवाल नंबर 5 जो है दोस्तों, वो हम बात करें तो हमारे इल्तुतमिश की सुपुत्री रजिया सुल्तान हिंदुस्तान की प्रथम महिला शासक बनी थी। लोधी वंश में साथियों बहलो लोधी इसके संस्थापक थे। आगरा शहर की स्थापना 1504 में, यह अभी रीट में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। मोट की मस्जिद जो है दोस्तों, यह हमारे सिकंदर लोधी ने ही बनाई थी। गुलरुखी के नाम शीर्षक से कविताएं लिखने वाले व्यक्ति भी सिकंदर लोधी ही थे। अब दोस्तों एक चैप्टर में आज आपके सामने रख देता हूं कि हमें जो है इतिहास की जो जानकारी है वो किन से प्राप्त होती है। एक 5 मिनट में आपके सामने रख रहा हूं ताकि हम कल आगे बढ़ा सकें। इतिहास की जानकारी के स्रोत मुख्य रूप से दोस्तों 3 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जिसे अपन कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इनमें कौन कौन से चीजों को अपने को पढ़ना होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें दोस्तों अपन को पढ़ना होगा अभिलेख। जैसे उदाहरण के लिए भारत का सबसे पहला संस्कृत भाषा का जो अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख, रुद्रदामन का 150 ईस्वी का, वो हमें पढ़ते हैं। कई अभिलेख है, जैसे बिजोलिया का अभिलेख है जिसमें चौहान वंश को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। हाथी गुम्फा का अभिलेख है जिसमें ये जो खारवेल के शासक जो थे अशोक साम्राज्य के समय जो युद्ध हुआ था कलिंग का, उसके समय के जो अभिलेख बताया जाता है। इसमें कई अभिलेखों के बारे में अपन बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अपन अभिलेख, फिर हम पढ़ेंगे सिक्के। सिक्कों का अध्ययन एपिग्राफी में होता है, सॉरी गलत बोल दिया, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी में होता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स में होता है। प्रमुख सिक्के कौन कौन से शासकों द्वारा कौन कौन से चलाए गए उनके बारे में बात करेंगे। फिर तीसरा दोस्तों ताम्रपत्र, शिलालेख, मुद्राएं और जो हमारी शैल चित्र, ये सब पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। फिर दोस्तों अपन बात करें साहित्यक स्रोत। साहित्यक स्रोत ये क्या होते हैं दोस्तों? जो लिपिबद्ध स्रोत जो होते हैं उन्हें साहित्यक स्रोत कहते हैं, जो हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं, जिनमें अपन सबसे पहले वेद, 4 वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद में 6 वेदांग, वेदों के अंग, जिसके हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष। उसके बाद में 18 पुराण, 108 उपनिषद। और दोस्तों सबसे उपनिषदों की रचना सबसे अंत में हुई थी, जिसमें आर्यों के क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। उपनिषदों की रचना अंत में होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। इनका अध्ययन अपन करेंगे। फिर बौद्ध साहित्य जिनको अपन कहते हैं दोस्तों त्रिपिटक, जैन साहित्य जिसको अपन आगम साहित्य कहते हैं। फिर दोस्तों प्रमुख इतिहासकारों का जो साहित्य है, जैसे कालिदास के द्वारा लिखित ग्रंथ, प्रमुख विद्वानों द्वारा लिखित ग्रंथों का अध्ययन अपन करेंगे। तीसरा है अपन दोस्तों विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण या लिखित वृत्तांत विवरण, जिसमें अपन दोस्तों प्रमुख अरबी यात्री, यूनानी यात्री, चीनी यात्री, जितने भी हमारे भारत में आए उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर दोस्तों मेरी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों अपने मित्रों के साथ में साझा करें ताकि हर भाई बहन तक ये आवाज़ पहुंच सके। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्लेटफॉर्म पर हम अच्छी से अच्छी टीम लाकर खड़ी कर सकें। धन्यवाद साथियों।